हे गाइस, वेलकम बैक इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पावर शेयरिंग। हम लोगों ने ऑलरेडी दो पार्ट में पढ़ा है। सबसे पहला पढ़ा है इतनी कंपोजिशन इन बेल्जियम, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा इतनी कंपोजिशन श्रीलंका। जिन लोगों ने अभी तक ये दोनों पार्ट नहीं देखा है, नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। सो आप लोग जाकर वहां पर से वीडियो देख सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर हम लोग इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल जस्ट रीड अबाउट द अकोमोडेशन इन बेल्जियम। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। दूसरे वर्ड में कहें तो यहाँ पर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है सीबीएसई में, जिसका एक क्वेश्चन का नाम, जो क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, हाउ द बेल्जियंस लीडर डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ द पावर शेयरिंग, यानी कैसे बेल्जियन के लीडर जो थे वो पावर शेयरिंग के प्रॉब्लम के साथ सुलझे। तो देखते हैं क्या ऐसा रीज़न क्या हुआ कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था लेकिन बेल्जियम में सिविल वॉर हुआ नहीं। वहाँ के लोग वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किए, पावर शेयरिंग के प्रॉब्लम को हैंडल किए, लेकिन श्रीलंका में वहाँ पर नहीं था। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियन आ गया था। इस पार्ट में हम लोग स्पेशली देखेंगे कि रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट द अकोमोडेशन इन बेल्जियम took place in Belgiums and how the Belgians leader dealt with the problem of the power sharing. So अब मैंने इसे 4 पॉइंट में बांटा है और इसके साथ साथ जो मैं बोलूँगा वो भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको जरा ध्यान से करो। तो अभी तक जो लोग पेंसिल और कॉपी पेन निकाल कर नहीं बैठे हैं, जल्दी से आप लोग लेकर बैठ जाइए क्योंकि अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली शुरू। सो लेट्स स्टार्ट। सो अकोमोडेशन इन बेल्जियम। सबसे पहला क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है, बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे कहा गया कि वहाँ पर जो मिनिस्टर्स होंगे, चाहे वो फ्रेंच वाले हों चाहे वो आपके डच वाले हों, बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसने ये ऐसा प्रिस्क्राइब कर दिया, ऐसा बता दिया कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर रहेंगे वो फ्रेंच और डच वाले वो बिल्कुल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच वाले और डच वाले मिनिस्टर इक्वल होंगे। इट मीन्स दैट सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द मेजोरिटी ऑफ द बोथ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे और जो डच स्पीकिंग पीपल होंगे दोनों की मेजोरिटी बहुत ही जरूरी रहेगी किसी भी कानून को लागू करने में। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये सबसे मेन रीजन होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव टू द स्टेट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। व्हाई द पावर हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दैट। वहाँ पर हमेशा कंट्रोवर्सी चलते रहता है सेंट्रल पावर के बीच, सेंट्रल पावर और स्टेट पावर को लेकर हमारे इंडिया में भी चलता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर को स्टेट गवर्नमेंट में दे दिया गया, सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन अनदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स अब यहाँ पर से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर छूट गया है, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो पहला पॉइंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग मिनिस्टर जो होंगे वो बिल्कुल इक्वल रहेंगे। दूसरी पॉइंट क्यों इक्वल रहेंगे, बिकॉज सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द मेजोरिटी ऑफ द बोथ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम बोथ द लिंग्विस्टिक ग्रुप। मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत कुछ पावर को क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट दिया गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ना रहे। ठीक है, फिर Brussels has a separate government in which both the government have equal representation। ये मायने रखता है कि ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आखिर क्यों कहा ब्रुसेल्स में, क्यों वहाँ पर by the Brussels has adopted the equal representation in this separate government according to the separate government। कि इसका रीज़न क्या था कि ब्रुसेल्स ने सेपरेट गवर्नमेंट क्यों अपनाया। Like we can also take example in the Belgians that in Belgium Dutch speaking people accepted the equal representative in the central government। मैंने देखा था, आपको अगर इतनी कंपोजिशन याद हो तो मैं बता देता हूँ। इतनी कंपोजिशन में क्या था कि डच वालों की जो संख्या थी वो थे, डच वालों का जो परसेंटेज था वो आपका कितना परसेंट था, 59% के अकॉर्डिंग, और 40% जो थे वो आपके कौन थे, ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वाले। याद करना, बेल्जियम की इतनी कंपोजिशन, व्हाट वाज द इतनी कंपोजिशन इन बेल्जियंस, दैट 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन speak the Dutch language and 40% of the remaining people speak French language।
तो वो जो वो जो डच वाले थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव को अपनाए। वो लोग कहे कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या उन्होंने कहा कि डच हो फ्रेंच हो दोनों इक्वल है, दोनों एक समान है, यानी डच फ्रेंच भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, डच फ्रेंच भाई भाई। ठीक इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच वाले ने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स अपनाया। इसी के बदौलत, इसी के तौर पर ब्रुसेल्स ने इट हैज आल्सो अडॉप्टेड द सेपरेट गवर्नमेंट इन बोथ दी गवर्नमेंट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। इसने भी सेंटर ऑफ सेपरेट गवर्नमेंट अपनाया। ब्रुसेल्स ने भी कहा, बेल्जियम्स का कैपिटल ब्रुसेल्स ने देखा कि नहीं, मुझे इक्वल मान्यता मिली है, मुझे इक्वलिटी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट में, डच और फ्रेंच को इक्वल माना गया, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है, दिस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट में भी यानी ब्रुसेल्स में भी मैं क्या दूं, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स दूं। डच और फ्रेंच बराबर है। हाँ, ब्रुसेल्स में डच वालों की संख्या मात्र 20% और फ्रेंच वालों की संख्या 80% है। तो आप देख सकते हैं स्टेट कंपैरिजन में ब्रुसेल्स में क्या था कि फ्रेंच वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए। लेकिन यहाँ पर पावर्स, यहीं पर मेन पॉइंट होता है कि यहाँ पर बेल्जियम में क्या हुआ कि जब पावर शेयरिंग को प्रॉब्लम की बात आई लेते हुए, तो बेल्जियंस के लीडर्स ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, सॉल्व किया, यानी बेल्जियंस लीडर्स डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ द पावर शेयरिंग, दे गेव द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन द स्पेशली अ स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई देयर वर नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। यही रीजन सबसे ज़्यादा था, है कि नहीं। हम लोग फिर आगे बढ़ते में क्या हुआ, देयर वाज अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज मेड कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ पर एक और गवर्नमेंट बनी जिसको नाम था क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या नाम था, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज मेड, है ना। देयर वाज अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज मेड। इट मींस इट डील्स विद द लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट आखिर होता क्या है। जिन्हें समझ में नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूँ। बेल्जियम में वहाँ पर एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट अपना गया। अब ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, आपको शायद याद होगा कि मैंने जब आपको लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताया था कि देयर आर 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट और द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हियर ब्रुसेल्स में भी, बेल्जियम में भी एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नाम नहीं था, बल्कि उसका नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में इसी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो है क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट होता क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल हु स्पीक वन लैंग्वेज, है ना। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल दैट डील्स विद दी लैंग्वेज रिलेटेड इशूज, जो आपके डिसीजन लेती है या फिर डील्स करती है किसके साथ, जो भी लैंग्वेज को लेकर इशूज आते हैं उनके साथ ये क्या करती है, ये डील करती है। तो ये आपका था क्या, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। कम्युनिटी गवर्नमेंट 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके ठीक पिछले वाले सीबीएसई के एग्जाम में आपका पूछा था। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ वन स्पीकिंग लैंग्वेज, वेदर इट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन, that deals with the issues related to languages, regarding language issues, okay। तो ये आपका था कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या कि आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम का मतलब क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन ने देख लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, दोनों के मिनिस्टर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ताकि सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी फ्रॉम बोथ ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्रुप। Many power of the central government given to the state government so that the state government is not subordinated to the central government। फिर जो आपका तीसरा था वो था आपका तीसरा क्या, Brussels has separate government in which both the government have equal representatives। फिर आते हम लोग क्या, there was a third type of government that was made called the community government। Community government means the government that is elected by the people who speak only one language, whether it is German, French and Dutch, okay। So this is a type of government that takes the decision regarding the language issue, तो ये बहुत ही मेन क्वेश्चन था, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये आपका 2 नंबर का अलग से सेपरेट क्वेश्चन होता है, उसके लिए इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका
प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, जो आपका सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है, सो दोस्तों यहां पर जो टॉपिक हुआ आपका पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और एग्जाम का सबसे हिट लिस्टेड क्वेश्चन है जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। यहां भी एक डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्या है, व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना, क्यों पावर शेयरिंग को अच्छा माना जाता है, या क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन दैट फॉर्म दैट द यू विल हैव टू जस्ट राइट द क्वेश्चंस आंसर्स in which the question will be asked that write few of the topics in the favor of the power sharing, power sharing के फेवर में आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to just write the answer there. So तो पावर शेयरिंग की डिजायरेबल ये आपका पूरा का पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्वेश्चन ना पूछकर एक और क्वेश्चन पूछता है, वो आपका क्या होता है, what is the difference between the moral reason of what is the difference between the moral reason of power sharing and the prudential reason of power sharing, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको बताऊंगा मोरल रीजन क्या है और प्रूडेंशियल रीजन क्या है, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा पावर शेयरिंग को क्यों अच्छा माना जाता है। ये मैंने जो 3 पॉइंट है, ये these are the 3 points in the favor of the power sharing, या फिर we can also say that the power sharing is desirable। तो हम लोग आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो देखना मैंने इसे क्या किया, 3 कैटेगरी में आता है, वो सारा का सारा एक ही कैटेगरी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पावर शेयरिंग को डिजायरेबल क्यों मानते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज, यानी ये अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में घटाती है, क्या घटाती है, कॉन्फ्लिक्ट। बुलाती है मैंने नहीं बोला, मैंने क्या बोला, घटाती है। ठीक है, बुलाती हो बोलूंगा तो फिर तुम लोग आगे जाओगे कि जाने का नहीं, लेकिन यहाँ पर घटाती है। ठीक है, इसलिए इधर आने का है। ठीक है, तो क्या होता है, इट हेल्प टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी डिफरेंट कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि 2 कम्युनिटीज के बीच में किसी प्रकार की अगर कोई टकराव रहती है या कोई विवाद रहता है, तो उसको ये पावर शेयरिंग क्या करता है, कम करता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग हुआ था, उसमें क्या किया था, कॉन्फ्लिक्ट को कम किया था, पावर को शेयर करके। फिर इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो क्या होता है, when there is a conflict between the two communities that lead to violence and instability in the political order, जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो क्या होता है, वायलेंस हो जाता है। हिंसक होने का कारण क्या होता है कि हमारी राजनीतिक स्थिरता जो है वो गड़बड़ा जाती है ना। तो पावर शेयरिंग क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इन ऑर्डर टू पॉलिटिकल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज, इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, इट हेल्प टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पर ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखने में पावर शेयरिंग की एक अहम भूमिका होती है। पावर शेयरिंग की एक अहम भूमिका होती है। क्यों होती है, सबसे बड़ा तो रीज़न यही है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो है आपकी क्या, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की क्या करती है, ये मतलब भूमिका को ये बनाए रखती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ये क्या करती है, बनाए रखती है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट हेल्प टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर है, पीपल हैव टू स्टैक स्टैक का मतलब होता है भागीदारी, टू स्टैक इन दी गवर्नेंस। ये गवर्नेंस में यानी जनता को भी ये पूरा अधिकार है कि वो ये सत्ता में क्या करे, हिस्सा लें। They have also right to contest the election, to participate in the election, as we have also right to vote. We are having the right to vote. This is our fundamental right. तो यहाँ पर क्या होता है, people have to stack in the governance, यानी लोगों को पास भी क्या है कि इस गवर्नेंस में उनको बहुत ही मतलब क्या है, अधिकार है कि वो गवर्नेंस में हिस्सा ले सकते हैं। तो जब जनता, ध्यान से, जब जनता क्या करती है, गवर्नमेंट्स में क्या करती है, हिस्सा लेती है। जब जनता गवर्नमेंट में हिस्सा लेती है, सरकार की सत्ता में क्या करती है, हिस्सा लेती है, इससे क्या होता है, इट पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ये क्या करती है, सरकार पर दबाव डालती है। किस लिए दबाव डालती है, टू रीथिंक, ध्यान देखना यहाँ पर रीथिंक लिखा हुआ है, टू रीथिंक एंड रिकंसीडर, टू रीथिंक एंड रिकंसीडर। रीथिंक मतलब फिर से सोचने के लिए, रिकंसीडर उस पर फिर से सोचने के लिए, किस पर, ऑन इट्स पॉलिसीज। यानी द गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंटेड द लॉ और द मेड द लॉ, दे विल हैव टू जस्ट रीथिंक एंड द रिकंसीडर ऑफ इट्स लॉ।
क्यों इन्हें सोचना पड़ेगा कानून के बारे में? बिकॉज दे हैव द प्रेशर ऑफ द पीपल. There is a pressure on the government of the people that has been just created by the people. तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी रहता है कि जब लोगों को क्या करता है कि it help to maintain the spirit of democracy. People have to stake in the governments. लोगों को भी ये अधिकार है कि वो सत्ता में क्या करें, हिस्सा लें. और जब वो सत्ता में हिस्सा लेते हैं तो क्या होता है, that puts the pressure on the government to rethink and reconsider of its policies. वो सरकार पर दबाव डालती है उसकी पॉलिसीज को दोबारा सोचने के लिए. समझ में आ गया होगा. अब आता हूँ यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे पहले बोला है, इस पार्ट का जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग एंड द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. ये मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन है क्या, ध्यान से देखना. ये जो दोनों टॉपिक दिख रहे हो, ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ध्यान से देखना, इसका है मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, यह है आपका मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. ये दोनों टॉपिक. तो यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय द मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, सो यू कैन राइट, है ना, दिस टॉपिक्स, वेदर यू राइट द 1 और 2, ये आप पे डिपेंड करता है. तो आप क्या लिखोगे, व्हाट डू मीन बाय द मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. सॉरी, दिस इज अ मिस्टेक. ये आपका प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग है. प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, सॉरी फॉर दैट, मुझे ध्यान में नहीं रहा, निकल गया. प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. कभी कभी गलती हो जाती है आदमी से, मैं भी आदमी ही हूँ तो ऑफकोर्स होगा ही. तो यहाँ पर देखता हूँ, ये है आपका क्या, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. तो प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, इट हेल्प टू बाय द पावर, व्हाट इज द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग, बिकॉज power sharing help to reduce the conflict between the two communities, and it also it also help to ensure the political stability. ये जो आपका पॉइंट देखिए पूरा का पूरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से, ये है आपका क्या, मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. ये आपका क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना. ये है आपका पूरा का पूरा क्या, मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. मैं लिख दिया हूँ मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. याद रखना आप लोग, मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी दैट the people have to stake in the governance. It means that will put the pressure on the government to rethink and reconsider of its policy. That is why this form of the power sharing known as the moral reason of the power sharing, and the prudential reason of power sharing I have told you. So ये पार्ट यहाँ पर क्या होती है, खत्म होती है. तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू द कमेंट देयर. थैंक यू.